CNN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये दौरा कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। पीएम मोदी का रोम में भव्य स्वागत, लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत आज होगी। ये बातचीत कई मायनों में अहम और खास होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का आज आखिरी पड़ाव है। ये आखिरी पड़ाव है और ऐसे में ये दौरा कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है। इटली की बात करें तो इटली और भारत के बीच का जो संबंध है, जो दोस्ताना संबंध है, कई मायनों में अहम और खास होता जा रहा है। तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा भी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोम में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए और लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं इटली और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मुलाकात खास रही। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के साथ ये बातचीत, ये मुलाकात कई मायनों में अहम और खास मानी जा रही है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच जो दोस्ताना संबंध है काफ़ी अहम और काफ़ी खास हो जाता है, भारत के लिए भी, इटली के लिए भी। पिछले अगर 2023 से देखा जाए तो लगातार जो इटली और भारत के संबंध हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। लगभग ये 7वीं और 8वीं मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम जॉर्जिया मेलोनी की। अक्सर चर्चा का विषय भी दोनों रहते हैं और ऐसे में जो उनका दोस्ताना अंदाज है, चाहे फिर साथ में वीडियो बनाना हो, साथ में घूमना हो, सेल्फी लेना हो, वो तमाम चीज़ें जो इंटरनेट पर भी अलग तरीके से वायरल होती हैं और आज ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि अगर इटली की बात करें, भारत की बात करें तो दोनों के बीच जो दोस्ती का संबंध है वो बढ़ता जा रहा है। 2 प्रधानमंत्री एक साथ खड़े हैं, हैंडशेक कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं, वहाँ घुमा रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, तमाम संदेश देती हैं भारतीयों को भी कि कैसे एक प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ पर दोस्ताना संबंध कई मायनों में भारत के लिए, भारत की जनता के लिए अहम और ख़ास हो जाता है। ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, बहुत कुछ संदेश भी इन तस्वीरों के जरिए दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये इटली दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के लिए, भारत की जनता के लिए कई मायनों में खास है, अहम है, क्योंकि लगातार अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं भी की जा रही है और चाहे फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या फिर तमाम उन सेगमेंट को लेकर जिन पर चर्चा और भी अहम हो जाती है, क्योंकि आज का ये दौरा और भी खास हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि कई मुद्दों पर दोनों प्रधानमंत्री आपस में बातचीत कर सकते, कई मुद्दों पर वार्ता भी हो सकती है जो आगामी भारत की जनता के लिए काफ़ी खास और अहम होने वाली। क्योंकि आज की अगर बात करें देश की, तो क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया में तमाम, चाहे फिर फ्यूल को लेकर हो या युद्ध को लेकर हो, ये क्राइसिस में ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 देशों का दौरा खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में पहुंचे हुए हैं। सीधा लाइव तस्वीरें आपको इटली से हम दिखा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक साथ एक टेबल पर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने वहाँ के इटली की जो खूबसूरती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयां करती हुई नजर आ रही है, उससे रूबरू करवाती हुई नजर आ रही हैं। और ये हैंडशेक, ये दोस्ती, ये दोस्ताना अंदाज कई मायनों में खास और अहम हो जाता है। क्योंकि अगर इटली की बात करें और भारत की बात करें तो पिछले कई सालों से 2023 के बाद से एक अलग ही दोस्ताना अंदाज देखा जा रहा, रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रिया राय हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रिया,
अगर भारत और इटली की बात की जाए तो ये दोस्ताना अंदाज, ये दोस्ती एक बार फिर से मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2023 के बाद से भारत और इटली के बीच में दोस्ती मजबूत हुई है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें तो इटली बड़ा आगे रहा है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिया, मजबूत बनाया। और जो रिया, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर हैं और तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिनमें काफी भव्य स्वागत उनका किया गया है। और सिर्फ कहा की जनता ही नहीं बल्कि वहां पर जो प्रधानमंत्री उन्होंने भी उनका भव्य स्वागत किया है। और साथ ही साथ में इटली का जो ये दौरा है एक तरीके से वो आखिरी चरण का दौरा है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले कई दिनों से 5 राज्यों के 5 देशों के माना जा रहा है, क्योंकि तमाम डिफेंस से जरूरी संबंधित बातचीत हो या फिर रक्षा उत्पादन के साथ है। लेकिन खास बात यह है कि भारत और इटली का संबंध अपने आप में ही काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी अक्सर जो है देखा होगा कि वो कई ऐसे माने G20 की बात करें या फिर G7 की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री और जॉर्जिया मेलोनी एक साथ नजर आए हैं। उनकी तस्वीरों पर काफी चर्चा भी रही है। तो कहीं ना कहीं पर एक घनिष्ठता जो है वो भारत और इटली में पहले से ही नजर आती है। तो ऐसे में अन्य मुद्दों पर भी जो संभावना है कि भारत से चर्चा हो सकती है। और मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है उससे जरूर संवाद है वो के माध्यम से इटली के इस दौरे में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये दौरा अहम है और आगे चलकर इटली और बिल्कुल रिया, और ऐसे में अगर 2023 के बाद से बात की जाए तो इटली और भारत के संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। और ऐसे में ये 5 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी पड़ाव है इटली में। ऐसे में माना जाए कि ये भारत के लिए और भी खास और भी अहम होने वाला है, क्योंकि अभी क्राइसिस चल रहे हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बड़े क्राइसिस चले हैं। और ऐसे में ये दौरे कितना खास हो जाते हैं भारत के लिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए तो चौथा बड़ा देश है इटली, जो सबसे ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करता है। और ऐसे में माना जाए कि इस बार मोदी भारत के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं इटली से। प्रिया जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह के संबंध भारत और इटली के बीच में रहे हैं और अभी जो मिडिल ईस्ट तनाव चल रहा है इस पर तो अहम चर्चा है ही, लेकिन इसके साथ में जैसा कि भारत और इटली के संबंध रहे हैं खासकर से डिफेंस के क्षेत्र में और रक्षा जो है इसको लेकर एक पहल इटली और भारत के संबंध में देखी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री का हमेशा से एक अहम फोकस रहा है जिसमें ये कहा जाता है कि इटली में जो उत्पादन है। बिल्कुल रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और भारत और इटली के बीच के जो संबंध है वो मजबूत होते जा रहे हैं। 2023 के बाद से देखे जाए तो ये मजबूत संबंध हो रहे हैं। और ऐसे में अधिक जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मुकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अगर 2023 के बाद देखा जाए तो भारत और इटली के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। जॉर्जिया जो वहाँ की PM है मेलोनी, उन्होंने भी एक ये दोस्ताना अंदाज दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ऐसे में माना ये जाए मुकेश जी कि इस बार का दौरा और भी खास और भी अहम होने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। देखिए, अभी भारत की जनता के लिए कुछ लेकर के आने वाले हैं ये तो है, लेकिन क्या कुछ लाने वाले हैं वो पहले देख सकते कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दौरा जब भी किसी देश में होता है बाहर के देशों में तो उसके एजेंडे जो है तय किए जाते हैं। दोनों जो देश है उनके विदेश मंत्रालय और अगर आर्थिक समझौते हो रहे हैं तो सारे लोग, पूरी मिनिस्ट्री और पूरी सरकार इन्वॉल्व हो। तो उस लिहाज से पावर सेक्टर में कुछ जो है वो समझौते होने वाले हैं और आर्थिक मोर्चे पे कुछ जो है वो समझौते होने वाले हैं दोनों देशों के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मेलोनी है, मेलोनी के बुलावे पे प्रधानमंत्री मोदी गए हैं। पिछली बार जब वो
आई थी यहाँ पर G20 के समय में भारत जब आई थी तो उन्होंने इनवाइट किया था और दोनों देशों के बीच में भारत और इटली के बीच में काफी दोस्ताना संबंध है और व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है। 5वां सबसे बड़ा कंट्री है इटली जो भारत में इन्वेस्ट करता है। लिहाज से इटली जो है वो यूरोपियन कंट्री में अगर आप देखें तो इटली का स्थान जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक जो लिहाज जिस लिहाज से इस विजिट को देखा जा रहा है, जिस दृष्टि से इस विजिट को देखा जा रहा है वो ये है कि अभी पूरी दुनिया जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रही है। हॉर्मुज़ को लेकर के जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके चलते जो एक सप्लाई चेन टूटी है उस सप्लाई चेन को किस तरीके से रिप्लेस किया जाए और किस तरीके से उसके प्रभाव को कम किया जाए, क्योंकि प्रभाव को आप खत्म नहीं कर सकते, आप उसको कम कर सकते हैं केवल। तो उस दिशा में यह जो मीटिंग है और यह जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का ये काफी अहम माना जा रहा है। और एक बात और जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री जो नेटो, ये नेटो में शामिल है और अमेरिका जो है नेटो का प्रतिनिधित्व करता है और अमेरिका पर इस तरीके से दबाव बनाने के लिए कि वो एक युद्ध की जो स्थिति है उस युद्ध की स्थिति से बाहर आई, उससे केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं बल्कि दूसरे जो देश है यूरोपियन कंट्री, केवल भारत ही नहीं प्रभावित हो रहा है। आर्या, अगर आप देखें तो जो यूरोपियन कंट्री है वो भी है, क्योंकि ईरान जो तेल की जो सप्लाई है वो तेल की सप्लाई सभी लोगों का सोर्स खाली तेल से और ईरान से करीब 40% की सप्लाई जो है क्रूड ऑयल की वो भारत को होता है। और उसी तरीके से दूसरे इटली में तो मुझे लगता है कि 80% 90% जो वहां से और रफा से उन लोगों का एक्सपोर्ट होता है। तो एक बार अगर आपका ऑयल चेन टूट गया तो फिर आपकी सारी चीजें जो है महंगी हो जाएंगी और हर एक राज्य, हर एक देश में अब चुनाव होने हैं। अमेरिका में भी चुनाव होने हैं, इटली में भी चुनाव होने हैं। तो और उसके बाद इस दौरान अगर जो इसका साइड इफेक्ट होता है क्रूड ऑयल के महंगे होने का, वो सीधे तौर पे जो उपभोक्ता जो जनता है उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि चीजें जो है वो महंगी हो जाती है। भारत में भी ऐसा हो रहा है, इसलिए सरकारों पे एक ऑटोमेटिकली प्रेशर होता है। वर्ल्ड की दुनिया के सारे जो लीडर्स हैं उन पे एक प्रेशर है कि कैसे इस युद्ध को तत्काल जो रोका जाए और इसके प्रभाव को कम किया जाए। और इसी लिहाज से ये 5 दिनों का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण है और इटली चूंकि बहुत अच्छी सहयोगी है हमारे, इसलिए उनके साथ जो है मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे और कुछ वैसे व्यापारिक समझौते के खासतौर पे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में छूट और ड्यूटी छूट वाला है, तो उस तरीके के कुछ समझौते जो है दोनों देशों के बीच में होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, देखते रहिए HNN न्यूज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम आज से शुरू कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता और सभी मंत्री घर से करेंगे काम। इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। बुधवार शनिवार को ज्यादातर विभागों में वर्क फ्रॉम होम ही होगा। ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री की वाहनों का ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली ने शुरू किया है मेरा भारत मेरा देश मेरा योगदान अभियान के तहत दिल्ली सरकार में पहला वर्क फ्रॉम होम आज से है और सीएम रेखा गुप्ता और सरकार के ज्यादातर मंत्री घर से ही काम करेंगे। ये
जिन मंत्रियों के को जरूरी होगा वो सेवाओं के तहत किसी गतिविधि में सचिवालय आना जरूरी है, और वो सचिवालय आएंगे या पहले से कोई कार्यक्रम निर्धारित है तो वो मंत्री कार्यक्रम में जाएंगे, अन्यथा अन्य सभी मंत्री अपने आवास से ही काम करेंगे। वो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी विभागों में वर्क फ्रॉम होम के लिए सलाह जारी की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि जहां तक संभव हो घर से ही काम करें। बता दें कि अभियान के तहत सरकार ने हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की घोषणा की है और इसी के तहत कई विभागों ने दूसरा वर्क फ्रॉम होम शनिवार को तय किया। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री घर से काम करने के दौरान कई बैठकें करेंगे, जिसमें कुछ वर्चुअल बैठकें भी होंगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार फ्यूल क्राइसिस है और ऐसे में फ्यूल सेविंग को लेकर ये वर्क फ्रॉम होम आज दिल्ली सरकार शुरू करने वाली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रिया राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रिया, दिल्ली में आज से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो रहा है। खुद सीएम रेखा गुप्ता वर्क फ्रॉम होम करेंगे और आदेश दिया गया है कि तमाम मंत्री जिनको जरूरी ना हो वो घर से ही काम करें। रिया जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही आह्वान किया था, उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर दिल्ली के जो सीएम है वो आगे बढ़ रही हैं और आज से दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम के जो कंडीशन है वो शुरू हो रही है। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो फ्यूल की बचत ही बताया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी जरूरी विभाग है वो पब्लिक से जुड़े हुए, चाहे वो जल विभाग हो या फिर बिजली से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो खुले रहेंगे, उनमें अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन जो चीजें हैं वेबसाइट पर वो भी साथ ही साथ में चलती जाएंगी, यानी कि जितना भी काम ज्यादा से ज्यादा हो सके वो ऑनलाइन किया जा सके और पब्लिक को अपनी सुविधाओं को लेने में दिक्कत ना आए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ में जो अपील की गई है फ्यूल की बचत को लेकर वो भी अभियान चलता रहे, इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसीलिए आज अहम तौर पर जो वर्क फ्रॉम होम है जिसमें कि ये कहा भी जा रहा है कि जितने भी तमाम मंत्री हैं, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में पहुंचने वाले हों या फिर जो जरूरी विभाग से अधिकारी हों, वो कहीं ना कहीं पर ज्यादातर अपने घर से ही जो वर्क फ्रॉम होम है वो करते नजर आएंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर से, यानी कि जो जन सुविधाओं से जुड़े हुए सरकारी विभाग और जितने भी कार्यालय और जो दफ्तर हैं वो खुले रहेंगे। यानी कि खास ये है कि अगर बेहद ज्यादा जरूरत है तो आप सरकारी दफ्तरों पर जा सकते हैं। आपकी अगर कोई भी जन असुविधा हो रही है तो उसका जुड़ा हुआ जो भी काम है वो आप दफ्तरों से करा सकते हैं। लेकिन उतनी ही भागीदारी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी नजर आएगी ताकि आपका काम आसानी से चलता रहे, वो रुके नहीं। और उसी के साथ साथ में जो अपील की गई है वो भी एक तरीके से चलती रहे। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो उससे दिल्ली की सड़कों पर जाम कम होगा और जो ईंधन की बचत की बात की जा रही है उसमें भी अपनी पहल दिल्ली की जनता निभा पाएगी। तो एक तौर से ये वर्क फ्रॉम की शुरुआत है। हालांकि जैसा कि प्रेस वार्ता में दिल्ली के सीएम ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि हफ्ते में 2 दिन ऐसे रखे जाएंगे जब आम जनता भी वर्क फ्रॉम होम करे और वो इस बात को लेकर जितने भी, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, हर उसमें वो बातचीत करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कार्य है वो वर्क फ्रॉम ही हो सके। लेकिन अगर बेहद जरूरी है तो उसके लिए आप बाहर आ सकते हैं। तो ये एक फ्यूल की बचत को लेकर पहल है जो इस वक्त राजधानी में नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये कई मायनों में अहम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ करनाल और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जांच में सामने आया कि दोनों बदमाश भाऊ गैंग से जुड़े हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 20 राउंड फायरिंग कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव रतनगढ़ में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर एसटीएफ करनाल और 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों बदमाश भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। ये वारदात ये मुखबिरी के आधार पे हमें पता चला था कि ऐसे ऐसे ना हरियाणा में कोई बड़ी वारदात करने के लिए कोई शूटर पंजाब से आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से इनको काबू करने की कोशिश करी। इन्होंने पुलिस पार्टी पे अटैक किया तो फायरिंग के दौरान इनको काबू करके अपना हवाले किया।
एसटीएफ करनाल और दो बदमाशों के बीच में मुठभेड़। जांच में सामने भी आया कि दोनों बदमाश भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 20 राउंड फायरिंग हुई है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के गांव रतनगढ़ में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर एसटीएफ करनाल और दो बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों बदमाश भाऊ गैंग से जुड़े हुए थे जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में पहुंचे हुए थे इलाके में। हालांकि पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया है और ऐसे में अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन दोनों बदमाश भाऊ गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कुरुक्षेत्र में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं। किस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है राजीव? जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल का ये मामला है जिसमें कि जीटी रोड पर जो कावतरणगढ़ के पास जो है मंगलवार शाम को जो गैंगस्टर और एसटीएफ के बीच जो है अपने तरह की फायरिंग हुई है और 20 राउंड की फायरिंग हुई है। इसमें जो बदमाश थे उनके जो है हालांकि एक एएसआई पर भी लगी, लेकिन उसने जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से बचाव हो गया। और इन बदमाशों की जो पहचान है, हर्ष जो कि 30 वर्ष का है और कविश जो कि 24 वर्ष का है, जो कि अमृतसर के रहने वाले हैं। और ये पहले भी जो है कई मामलों में इनके कुख्यात अपराधी ये बताए जाते हैं। आधा दर्जन के करीब जो है मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। और जो एसटीएफ ने प्रारंभिक जांच की है, किसी बड़े उद्योगपति को जो है इन्होंने निशाना बनाना था और उससे पहले ही जो ये मुठभेड़ हो गई और जिस मुठभेड़ में ये दोनों बदमाश घायल हो गए, इनको जो है पहले शाहबाद सीएचसी ले जाया गया, उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, क्या खुलासा हो पाया है कि किस वारदात को अंजाम देने के फिराक में ये बदमाश थे और कहाँ जा रहे थे? देखिए अभी ये बदमाश जो है अस्पताल में उपचाराधीन है, इनका इलाज चल रहा है क्योंकि इन्हें जो है पैर में जो है 3 गोलियां लगी हैं। उसके बाद जब इनका जो इलाज हो जाएगा और अस्पताल से इनको जो है छुट्टी मिल जाएगी, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है इनकी गहनता से पड़ताल की जाएगी। एसटीएफ के जो प्रमुख है करनाल के दीपेंद्र राणा, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि इनका पूरा नेटवर्क खंगाला जाएगा कि इनके खिलाफ जो है पहले कितने मामले थे और अब ये जो है किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। ये जो तमाम चीजें हैं ये जांच का विषय है और जैसे ही इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया जाएगा, इनसे तमाम चीजों तमाम पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।